इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्विक रिवीजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg या फिर 0.0055 AMU। Mass of electron is equals to mass of proton divided by 1837 is equals to mass of neutron divided by 1837 या फिर 1840 भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार डिवाइडेड बाय मास, जो कि होता है 1.76 10⁻11 कूलम पर kg। चार्ज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डायनेमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है m0 अपॉन √1 - v² c इज स्पीड ऑफ लाइट। देन प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था ई गोल्डस्टाइन ने। मास 1.673 10⁻27 kg और 1.0078 AMU। इसका स्पेसिफिक चार्ज होता है 9.5 10⁻7 कूलम पर kg। देन आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर्ड किया था और इसका मास होता है 1.675 10⁻27 kg या फिर 1 AMU। फिर नेक्स्ट आता है किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ए होता है उसका मास नंबर और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड होता है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल एटम है तो वही इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। देन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं, इट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, इसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, अगर न्यूट्रल एटम है और सेम एटॉमिक रेडियाई NiP होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप नोट कर सकते हैं। देन आइसोबार्स। आइसोबार्स में सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मीन्स प्रोटॉन से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं और सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आयंस हो सकते हैं, नॉर्मल एटम हो सकते हैं और ये नेगेटिव पॉजिटिव सारे आयंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, H- हीलियम, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+, तो ये चारों हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट आइसोस्टेयर क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग सेम एटोमिसिटी, जिनके सेम नंबर ऑफ एटम हो, जैसे CO2 और N2O। CO2 में भी 3 एटोमिसिटी है और N2O में भी, और दोनों में 44 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आइसोस्टेयर स्पीशीज हैं। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल वेरी डेंस पार्टिकल होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी, 16,000 km/s। Thickness of core foil 100 nanometer थी। Trajectory of alpha deflected is hyperbolic। Inner nuclear part क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो कंक्लूजन थे, सबसे पहला था रेडियस या फिर साइज ऑफ एटम 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियस के साइज का था। ठीक है, एटम का साइज का ऑर्डर है 10⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का है 10⁻15 मीटर। देन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, होता है Rn इज इक्वल टू R0 e⁻1/3। R0 1.2 फर्मी होता है और 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2 10⁻15 मीटर। 4 × 10⁻17 kg/m³ या फिर 10⁻14 ग्राम/cm³। और ये सारी ही एटम्स के लिए सेम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात याद रखनी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल टू z² डिवाइडेड बाय sin θ/2⁴। ओके, नेक्स्ट आता है EM वेव। EM वेव क्या होते हैं, एनर्जी कैरियर, जो कि इलेक्ट्रिक, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है EM वेव आर चार्जलेस। ठीक है, इनके पास चार्ज नहीं होता है, इनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर/सेकेंड एंड दीज आर अनअफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इन्हें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेवलेंथ का ऑर्डर हमें पता ही होना चाहिए। सबसे पहले रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, IR, इंफ्रारेड, विजिबल, UV, एक्सरेज, गामा रेज। ओके, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। नेक्स्ट आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। According to this, energy transmission in discontinuous manner in form of packets bundles called quantum quanta। लाइट के लिए इन क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कैसा होता है, 0 होता है।
दैट इज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन एट रेस्ट कंडीशन। तो इसे हम असर्शन रीजन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट होगा देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन एट रेस्ट कंडीशन और उसका रीजन है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, तो यहाँ पर असर्शन रीजन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉरी रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि होता है एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एन नंबर ऑफ फोटोन अगर हमारे पास होंगे तो एनर्जी एन एच न्यू होगी। अब बी इजिकल्स टू एफ लैम्डा होता है तो एनर्जी हो जाएगी एन एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और इससे स्पीड ऑफ लाइट है बिकॉज फोटोन की एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, देन हम इसे ही लिख सकते हैं एन एच सी इंटू बी बार, इसका मतलब होता है वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर 1/लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब देखने को मिलता है? और जब वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है हमारी गिवन सॉरी वर्क फंक्शन कम होता है गिवन एनर्जी से। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ये मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है जिससे हम उस फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी ज़्यादा या इक्वल भी है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा और अगर उससे कम है तो शो नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के। ठीक है, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। अब क्योंकि अगर जनरली हम पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तो पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है, now, photoelectric effect may take place even at low intensity. There is no time gap between incident light and rejection of photoelectron. ठीक है, ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। ठीक है, नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाई, या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसे मैच करेंगे तो स्लोप आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर h कांस्टेंट होगा और इंटरसेप्ट आ जाएगा -5। ठीक है, और ये इसका स्लोप है और सारी लाइंस यहाँ पर पैरेलल होंगी। ठीक है, फिर हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2h/m b न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। देन दूसरा फॉर्मूला है 2hc/m 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, और फिर आता है एनर्जी का 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है और अगर नैनोमीटर में है तो 1240 सिंगल जीरो लगाएंगे अगर नैनोमीटर में है। ठीक है, और ये एनर्जी कब गिवन होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी अगर ये एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.67 10⁻⁹ जूल। तो ये आपको चेंज याद होना चाहिए था। ठीक है, अगर एग्जांपल में देखते हैं लैम्डा 300 नैनोमीटर है तो एनर्जी आ जाएगी 1240 डिवाइडेड बाय 300 तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हमें करना है ये सॉल्व। नेक्स्ट आता है बोर्स मॉडल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड वेलोसिटी एंड फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी या पोस्टुलेट कह सकते हैं। सेकंड था mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ठीक है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी h/2 पाई का। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ हो सकती। फिर आता है h नॉट, h/2 पाई की इक्वल होता है, इसे कहते हैं फर्मी-डिराक कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट होता है 2.18 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। मैं सारे फॉर्मूले इसमें SI यूनिट में ही बताऊंगी। ठीक है, देन रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाय z, ये मीटर में है। नेक्स्ट टाइम पीरियड होता है 1.5 10⁻16 n क्यूब बाय z स्क्वायर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होती है 6.6 10⁻15 z स्क्वायर बाय n क्यूब सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, देन एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है तो हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी देख सकते हैं z स्क्वायर बाय n क्यूब। देन ऐसे ही देख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू ma mv बाय t। ठीक है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू v बाय t, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो
फोर्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा Z³/N4, ठीक है। तो हमें किसी की भी प्रोपोर्शनलिटी पता करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, ठीक है, और फॉर्मूले से हम उसका डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल्स टू माइनस kz²/r, ठीक है। अगर Q1 माइनस E है और Q2 पूरा चार्ज बाकी है ZE, ठीक है, और डिस्टेंस R है, तो Q1 Q2/r से हमने पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कर दिया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है kz²/2r, टोटल एनर्जी माइनस kz²/2r। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस PE/2, ठीक है। फिर है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, तो एनर्जी का फॉर्मूला -2π²k²E4m/h²z²/n²। तो ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ये वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए, -13.6130, तो ये ठीक है। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z²/n², ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर n इन्फिनिटी पे देखेंगे तो एनर्जी 0 हो जाती है बिकॉज वो फ्री स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज इसके दो रीज़न होते हैं, इट रिप्रेजेंट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करती है इसलिए नेगेटिव है। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट 0 होती है एंड ऑन मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस एनर्जी डिक्रीजेस, इसमें नेगेटिव लग रहा है। और Z²/n² की फॉर्मूले से हम देख सकते हैं जब हम न्यूक्लियस की तरफ आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी और मैक्सिमम एनर्जी 0 है, इसलिए बाकी ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले हैं, पहला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -2.18 ×10⁻18 जूल पर एटम, फिर -1310.3 किलो जूल पर मोल, फिर -313 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। आपको इसमें 1310 याद रहेगा तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये 3 से कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। और बाकी सब में Z²/n² से मल्टीप्लाई तो करना ही है, ठीक है। देन फॉर हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकेंड की -3.4, थर्ड -1.51, फोर्थ -0.85, फिफ्थ -0.54, सिक्स -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 तक याद होनी चाहिए, 6 तक ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोर मॉडल एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन 1 होगा सिर्फ उन्हीं के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज भी कह सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, H- हीलियम, इनके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिट्स, तो इसमें चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला है +-13.6 Z² 1/n1² -1/n2²। n1 यहाँ पर लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और n2 हायर एनर्जी ऑर्बिट है। प्लस जब एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे मतलब लोअर से हायर पे जाएंगे, नेगेटिव जब एनर्जी रिलीज होगी मतलब हायर से लोअर पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन में एनर्जी का मैग्नीट्यूड चेक करना है, मोर द मैग्नीट्यूड मोर एनर्जी विल आइदर एब्सॉर्ब और रिलीज, बट ऑर्बिट की एनर्जी विद साइन चेक करनी है बिकॉज एन इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 और मैक्सिमम होती है एंड न्यूक्लियस पे आने की साइड एनर्जी डिक्रीज करती है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाती हूँ, जैसे एन इन्फिनिटी से एन 1 पर अगर आते हैं जो चेंज आता है -13.6 का, ठीक है। माइनस का मतलब है इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब हायर से लोअर पे आ रहे हैं, और एन इन्फिनिटी से एन 2 पर आएंगे तो चेंज आएगा -3.4 का, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ पर होगी, जब n इज 1 पर आएंगे -13.6 पर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए n इज 1 पर ज़्यादा एनर्जी है n इज 2 पर, तो हम कहेंगे n 2 पर -3.4 ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 ज़्यादा है, लेकिन ट्रांजिशन में एन इन्फिनिटी से एन 1 की एनर्जी ज़्यादा है, एन इन्फिनिटी से एन 2 की कम है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज निगेटिव बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी बता रहा है, ठीक है, जैसे मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1/λ इज इक्वल्स टू RH Z² 1/n1² -1/n2², इससे वेव नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो RH यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, RH की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स, और RH प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ पार्टिकल के। अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ कलर्स ऑन बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। नो टू एटम्स हैव आइडेंटिकल स्पेक्ट्रम, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सिमिलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। सिमिलर हो सकता है बट आइडेंटिकल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है,
ये किसी मॉलिक्यूल के लिए होता है, और लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है, ये किसी एटम के लिए होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम है तो इसका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो अब हम सीरीज देखते हैं। अगर हम लोअर एनर्जी ऑर्बिट 1 रखते हैं तो हायर किसी भी आ सकता है, एन इन्फिनिटी से, 2 से, 3 से, ठीक है। उस अगर 1 पर आता है फाइनली तो वो लाइमन सीरीज है और वो लाई करती है यूवी रीजन में, ठीक है। अगर एन 2 पर आता है, मतलब लोअर एनर्जी 2 पर आता है, तो वो बाल्मर सीरीज होती है, विजिबल में लाई करती है। 3, 4, 5, 6 में इंफ्रारेड रीजन होता है, ठीक है। और 3 सीरीज फास्टन की होती है, 4 ब्रैकेट, 5 पीपन और 6 हम्फ्रे की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये आता है लाइमन सीरीज राइज इन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। बाकी और सारी जो होती हैं वो सिर्फ एमिशन में होती हैं, लाइमन दोनों में होती है, एब्जॉर्प्शन एमिशन में, ठीक है। तो याद रखना ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट है लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन ऑफ सीरीज। ये कब होती है? जब n2 को हम इन्फिनिटी करते हैं। हायर एनर्जी अगर इन्फिनिटी है या फिर फ्री स्टेट में, हम फ्री स्टेट से आ रहा है कोई चीज़, तो उसको हम उसकी लास्ट लाइन कहते हैं। जैसे लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का है, मतलब उसका n1 इसका 2 है और n2 क्या है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो उसकी लास्ट या लिमिटिंग लाइन है। इस तरह आता है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीरीज। स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसकी एक्साइटेड स्टेट उस सीरीज की। जैसे हमसे कहा जाए फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, मतलब अगर n1 उसका 2 ही रहेगा फर्स्ट, मतलब उसके हायर कौन सी है? वो कौन सी है? n2 इक्वल टू 3। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन n2 3 पर आएगा। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाता तो हम n2 की वैल्यू 4 लिखते, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। याद रखना है गैसियस एटम होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव ऑफ एनर्जी होता है। इट मीन जैसे कि हमने कहा था 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो यहाँ पर माइनस था, एनर्जी में माइनस लगता है और आयनाइजेशन में पॉजिटिव लगता है, ठीक है। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। फर्स्ट क्या है? ओनली फॉर यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। सेकेंड है ये प्लेनर मॉडल है, 2D मॉडल है, इन्होंने कोई 3D मॉडल नहीं दिया था, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, MVR इक्वल्स टू NH/2 और स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीमन मैग्नेटिक इफेक्ट, इसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और इन्होंने सिर्फ पार्टिकल नेचर को कंसीडर। नेक्स्ट आती है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ इन फॉर्म ऑफ वेव। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p h/mv एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नंबर ऑफ वेव्स होती हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स n के बराबर। जैसे सेकेंड ऑर्बिट होगा तो 2 वेव्स आएंगी। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n बाय z आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे एनर्जी वाले फॉर्मूले में, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू pc, ठीक है। p इज मोमेंटम, याद रखना है। मोमेंटम mv होता है, वेलोसिटी √2m ke भी लिखते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है। इसी को लिख सकते हैं √2m qv। qv भी एक काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे q चार्ज है, v पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है, लैम्डा होता है 150 बाय v का अंडर रूट, एंगस्ट्रॉम में लैम्डा आएगा, या फिर 12.25 बाय √v एंगस्ट्रॉम में। For proton, lambda is equals to 0.286 by root v angstrom. For alpha particle, lambda is equals to 0.101 by root v angstrom. फिर आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। h/4 पाई की वैल्यू हम याद कर सकते हैं 0.52 ×10⁻34 अगर हम SI यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए हम मिनिमम एरर यूज करते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। It is significant for micro level species, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन में अगर मैक्रो लेवल की दे रखी है तो हम उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा पी इनफाइनाइट होगा, और डेल्टा पी 0 है तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट होगा। और डेल्टा पी की वैल्यू होती है m डेल्टा वी, तो जो डेल्टा पी में चेंज आएगा वही डेल्टा वी में चेंज आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ही ओनली कंसीडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इनकी इक्वेशन है del 2 psi del x2 del 2 psi del y2 प्लस del 2 psi del z2 प्लस 8 pi स्क्वायर m e माइनस v psi h स्क्वायर। यहाँ पे v है पोटेंशियल, ठीक है, और ये क्या होता है, जीरो के इक्वल। यहाँ पे psi को वेव फंक्शन, वेव एम्पलीट्यूड या फिर रेडियल वेव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, v पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये सारे जो हैं ये तीनों हैं पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एक्स वाई जेड है स्फेरिकल 3D कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट वेव फंक्शन के बारे में देखते हैं। साई से डिनोट करते हैं, इट शुड बी कंटिन्यूअस, रियल वैल्यूड एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एंड इट इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फिर आता है साई स्क्वायर, जिससे हम कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, इट हैज़ अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है P बाय V, प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होता है, स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, जो कि 90 to 95% होती है। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, तो P की सारी ऑर्बिटल Px Py Pz डीजेनरेट होती हैं, D की सारी ऑर्बिटल Dxy Dyz Dzx Dx2y2 Dz2। इसमें Dzx रह गई है, तो इसमें सारी डीजेनरेट होती हैं। ठीक है, ऑल आएगा 5। ठीक है, फिर आती है एक्सियल, जो कि अलोंग एक्सिस एक्ट करती हैं, जैसे Px Py Pz Dx2y2 एंड Dz2, और नॉन एक्सियल होती हैं Dxy Dyz एंड Dzx। ठीक है, फिर आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर डिफाइन करता है किसी इलेक्ट्रॉन को। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। n क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट n होती हैं। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर होती हैं। जितनी ऑर्बिटल होती हैं इलेक्ट्रॉन उसके डबल होते हैं, बिकॉज एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल अगर n स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन उसके डबल 2 टाइम्स होंगे, मतलब 2n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिटरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। इसे एल से डिनोट करते हैं, और हमें इसके तीनों नेम ध्यान होने चाहिए। ज़्यादातर एजीमुथल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये दोनों भी याद होने चाहिए, सब्सिटरी और एंगुलर। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 0 से n-1 तक, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n होती हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू n-1 तक रहेगी 0 से, तो 0 1 2। ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यूज कितनी है, 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n है और वैल्यू है 0 से n-1 तक। ठीक है, नेक्स्ट सबशेल हम देखते हैं, एस है तो एल की वैल्यू 0 आती है, स्फेरिकल शेप होती है और ये नॉन डायरेक्शनल होती है, और इसमें बोलते हैं शार्प। पी की एल की वैल्यू 1 होती है, डम्बल शेप्ड डायरेक्शनल प्रिंसिपल। डी एल 2 डबल डम्बल शेप्ड डायरेक्शनल डिफ्यूज्ड। एफ एल 3 फोर फोल्ड डम्बल डायरेक्शनल फंडामेंटल। ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल ये वर्ड्स होते हैं जो इनके लिए हमने यूज करे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल्स या फिर सब ऑर्बिट्स n के बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे हमने देख के लिया, टोटल वैल्यूज n होती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल अगर हमें देखने हैं वो होता है 2 × 12+1। अगर ऑर्बिटल पूछा जाता तो हम बोलते हैं 12+1। ठीक है, फिर आता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू रूट एल। एल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आता है रूट एल, l+1 h/2π। अब h/2π को h0 फर्मी-डिराक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है -L to +L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, D की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 तक जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2। टोटल वैल्यूज ऑफ M कितनी है, 2L+1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M कितनी हो जाएगी, +L तक। यहाँ पे हम देख सकते हैं +2 है। ठीक है, और टोटल वैल्यूज 2, अगर L की वैल्यू 2 थी तो 2 to the 4 + 1 5 वैल्यूज यहाँ पे टोटल हमें दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम क्या डिनोट करता है, एम बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अगर पी में देखेंगे तो पी एक्स, पी जेड, पी वाई। पी जेड की वैल्यू 0 रहती है और ये फिक्स होता है। ठीक है, और पी एक्स अगर ये -1 है तो ये +1 होगी, ये +1 है तो ये -1 है। ऐसे डी में होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड टू, डी एक्स जेड, डी एक्स टू वाई टू। डी जेड टू फिक्स होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अगर ये -2 है
तो ये वाला +2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये -1 है तो ये +1 होगा, या फिर इसका रिवर्स हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम या फिर जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे कैपिटल एल कहा था, ये इसका जेड कंपोनेंट होता है, या फिर इसी को कहते हैं मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, जो कि होता है mh/2 या फिर √l+1 h0 cos थीटा, ठीक है। तो ये इसी से पता चलता है m/√l+। फिर हमने देखा शेल के लिए साइज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, फिर सब शेल l जो शेप बताता है, ठीक है। फिर ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन देखने के लिए हम m से देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है NLM डिफाइन एन ऑर्बिटल और NLMS डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एन एल एम से, ठीक है। ऑर्बिटल के लिए 3 की जरूरत होती है, तो n अगर हमें एग्जाम्पल में 3 2 0 दिया है तो इसका मतलब है n = 3 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d, l की वैल्यू 2 की वजह से, और ये 3d हो जाएगा। और m0 3d में कब होता है, dz2 पर, ठीक है। और अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो हम दो बताएंगे, बिकॉज एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर हमें ये गिवन है n2 l1 m1, तो ये क्या हो सकता है 2px या 2py, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन होगा, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे s या फिर ms से डिनोट, इसकी 2 ही वैल्यूज होते हैं, या फिर +1/2 या फिर -1/2, ठीक है। और क्लॉकवाइज को +1/2 कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिहेव एज माइक्रोमैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, टोटल स्पिन s सिर्फ बोलते हैं +±1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो कि 2s+1 होता है। यहाँ पे s जो है वो मॉड ऑफ टोटल स्पिन है, मीन्स हमें यहाँ पे साइन नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, 2 इंटू टोटल स्पिन +1, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है। नेक्स्ट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है √n+2, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में √l+1 होता है और यहाँ पे 2 होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटोन, SI यूनिट में अगर हम सॉल्व करेंगे। n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल में Fe2+4s0 3d6, तो यहाँ पे इस तरह से इसे फिलिंग करेंगे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, मैग्नेटिक मोमेंट 4 × 6 √24 बोर मैग्नेटोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अबव प्रिंसिपल ने कहा था इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी करते हैं। एनर्जी हम बोर बारी रूल से देखते हैं, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n+l, ठीक है। अगर n+l की वैल्यू सेम आती है तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3p5s 3d, ठीक है। 3+1 n+l देखेंगे तो ये 4, दिस इज 5 and 3+2 5, ठीक है। तो ऑर्डर किसका आएगा, सबसे पहले तो n+l जिसका कम है 3p, ठीक है। फिर इन दोनों का इक्वल है, तो जिसका n ज़्यादा है इसकी एनर्जी ज़्यादा, मतलब 5s ज़्यादा होगा 3d से, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा। फिर ये एनर्जी ऑर्डर होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, लेकिन आपको 3d तक ज़्यादा अच्छे से ध्यान होना चाहिए, लेकिन ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग n+l के, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, ठीक है। इसमें एनर्जी डायरेक्टली क्वेश्चन होता है n से, ठीक है। इसमें l से मतलब नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर 1s, देन उससे ज़्यादा 2s 2p इक्वल है, देन फिर 3s 3p 3d तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। फिर आता है एनर्जी ऑफ सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z या फिर z इफेक्टिव, जैसे कि 2s सबशेल ही है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे लिथियम है और इधर पोटेशियम है, तो एनर्जी लिथियम की कम ज़्यादा होगी और पोटेशियम की कम, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन अनपेयर्ड मैनर इन डीजेनरेट ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन अंटिल ऑल ऑर्बिटल आर फिल्ड अप, ठीक है। जैसे P4 है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भरेंगे 1 2, ठीक है, और फिर क्या करेंगे पैरेलल अगर भर दें तो हम उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और D5 है तो हमारी पहले डीजेनरेट में एज इट इज भरेंगे, अगर 6 होता तो फर्स्ट वाले में पेयरिंग स्टार्ट कर देते, ठीक है।
Next है Pauli's exclusion principle. There can be maximum 2 electrons with opposite spin in an orbital, or there can be 3 quantum numbers same for 2 electrons in an atom. अगर एक एटम में क्वांटम नंबर 3 सेम है तो 3 तो सेम हो सकते हैं लेकिन 4 तो नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज स्पिन हमेशा अपोजिट ही हो सकती है अगर वो एक ही ऑर्बिटल में है, ठीक है, सेम ऑर्बिटल सेम स्पिन से नहीं हो सकते। इट मीन्स अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें n इक्वल टू 3 है, अगर ये 3s के हैं, ठीक है, l 0 है, m 0 है, तो मतलब 3 क्वांटम नंबर सेम है लेकिन स्पिन एक की +1/2 है तो दूसरे की -1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबिलिटी फुल फील्ड की सबसे ज़्यादा होती है, देन हाफ फील्ड की, देन पार्शियली फील्ड की। फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड बिकॉज मोर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और दूसरा रीज़न है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और अगर हम SPDF में देखें तो S की सबसे ज़्यादा P देन D देन F, ठीक है, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें देखते हैं सबसे पहले फुल फिल आएंगी देन हाफ फिल आएंगी, ठीक है। अब फुल फिल में P और D में सबसे पहले P को लिखेंगे देन D को लिखेंगे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी देखनी है फुल फिल या फिर हाफ फिल्ड को, देन उसके बाद हमें देखना है ज़्यादा पास कौन है न्यूक्लियस के, तो P ज़्यादा पास है तो P की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन D, ठीक है, फुलफिल एंड देन हाफ फिल, ओके। नेक्स्ट आता है नोड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ऐसा पॉइंट, ऐसी सरफेस या ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। पहले हमने ऑर्बिटल पढ़ा था जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, और नोड होता है जहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पे 90 to 95% था, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, ठीक है। सबसे पहले आता है नोडल पॉइंट। एक न्यूक्लियस ही होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो इसलिए इसे नोडल पॉइंट कहा जाएगा। फिर आता है नोडल सरफेस, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड। इसकी वैल्यू होती है n-l-1। ये सरफेस, इसके हमें वर्ड्स याद होने चाहिए, नोडल सरफेस को ही हम रेडियल नोड भी कह सकते हैं, इसी को हम स्फेरिकल नोड भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नोडल प्लेन, इसी को एंगुलर नोड कह सकते हैं, इसी को नॉन स्फेरिकल नोड कह सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है L। टोटल इसकी वैल्यू L है और इसकी वैल्यू है n-l-1, तो टोटल नोड्स हो जाएंगी n-l-1 प्लस L, तो ये हो जाएगी n-1, ठीक है। एग्जाम्पल 3px, अगर रेडियल नोड अगर हम इसकी देखेंगे तो वो आएगा 3 -1 -1, 3 n-l-1 से, तो ये आ जाएगा 1। एंगुलर नोड L से 1 आ जाएगा, टोटल नोड कितने हो जाएंगे 1 + 1, या फिर n-1 से डायरेक्ट देखेंगे 3 - 1 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 4πr² साई स्क्वायर dr, ठीक है। P/V क्या था, साई स्क्वायर था, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं 4πr² कैपिटल R² dr। यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू रेडियल वेव फंक्शन है, ठीक है। साई को R कहते हैं तो साई स्क्वायर को R² बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये रेडियस नहीं है, रेडियल वेव फंक्शन है। नेक्स्ट आता है ग्राफ। तो ग्राफ में ध्यान रखना है, साई जो होता है जिसे वेव फंक्शन कहते हैं, इसमें इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट साई स्क्वायर या फिर 4πr² साई स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है बिकॉज ये स्क्वायर है किसी चीज़ के, 4π कांस्टेंट है, R² साई स्क्वायर ये सारे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास एस सब शेल है तो हम इसका मैक्सिमा से स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे पास साई या फिर साई स्क्वायर है, ठीक है। और अगर PDF सब शेल है तो इसका हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, चाहे साई स्क्वायर हो चाहे 4πr² साई स्क्वायर है। लेकिन अगर 4πr² साई स्क्वायर है तो ये चारों के लिए ही किससे स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, ठीक है। तो क्या याद रखना है, एस सब शेल के लिए साई स्क्वायर मैक्सिमा से स्टार्ट होता है, बाकी PDF के लिए सारी ही चीज़ें ओरिजिन से स्टार्ट होंगी, और 4πr² साई स्क्वायर सारी ही ऑर्बिटल्स सारी सबशेल्स के लिए SPDF चारों के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट साई स्क्वायर डिक्रीजिंग पीक होता है और 4πr² साई स्क्वायर इंक्रीजिंग पीक होता है। नेक्स्ट इसका जो ग्राफ होता है उससे हम नंबर ऑफ रेडियल नोड पता कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को हम नहीं इंक्लूड करते बिकॉज वो न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट
रेडियस इन्फिनिटी तक जाती है, इसलिए लास्ट को नहीं करते, मतलब बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों को काउंट करेंगे तो यहाँ पे रेडियल नोड 2 आ जाएंगे इस वाले में। नेक्स्ट अगर 2s के लिए देखेंगे तो रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन 1 आएगा, ठीक है। और अगर इसका फिर हम ग्राफ एग्जाम्पल में देखते हैं तो साई इसका डिक्रीजिंग पीक होता है और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, और s के लिए मैक्सिमा से स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। फिर साई स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग पीक के साथ रहेगा, और ये आ जाएगा इसका ग्राफ। नेक्स्ट 4 पाई आर स्क्वायर सबके लिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है विद इंक्रीजिंग पीक, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब इसमें क्या देखना है कि सब एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों में, क्योंकि इसमें एक ही रेडियल नोड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमें ये पता होना चाहिए साई क्या होता है, वेव फंक्शन या फिर वेव एम्पलीट्यूड या फिर रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसकी वैल्यू, इससे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी, तो हमें इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी हम इसका सोच सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे अगर हमसे बोला जाए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस के लिए कहाँ से स्टार्ट होती है तो हम बोलेंगे ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछा जाए तो हम बोलेंगे मैक्सिमा से स्टार्ट होती है एस सबशेल के लिए। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होता है ए नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो रेडियस में हमने यूज़ किया था 0.529 ×10 न्यूटन एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी की वैल्यू लेंगे, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को इसी के मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कहा जाता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोर सोमरफील्ड मॉडल, इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट इन्होंने कंसीडर किया था, एक जो छोटी होती है उसे माइनर एक्सिस और बड़ी वाली को ये वाली मेजर एक्सिस, ठीक है। इन्होंने कहा था मेजर एक्सिस डिवाइड बाय माइनर एक्सिस n बाय k होता है n, और k की वैल्यू l+1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगी कम्प्लीटली सर्कुलर, और जैसे हम इंक्रीज कर जाएंगे ऑर्बिट को एलिप्टिकल कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहीं तक था आपका। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।